Hello everyone. Welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपको किसी गांव की लाइफ समझनी हो तो क्या करोगे? यूट्यूब वीडियो देख लोगे, विकिपीडिया पढ़ लोगे या किसी और के एक्सपीरियंस पर भरोसा कर लोगे? शायद कुछ हद तक समझ आ जाए, लेकिन क्या आप उस सोसाइटी को सच में समझ पाओगे? मालिनोवस्की का आंसर था नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी कल्चर को समझना है तो उसके लोगों के साथ रहना सीखो। और इसी आइडिया ने एंथ्रोपोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम समझेंगे कि मालिनोवस्की ने कैसे एंथ्रोपोलॉजी को आर्म चेयर थ्योरी से साइंटिफिक फील्ड वर्क में ट्रांसफर किया। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी जो है बिफोर मालिनोवस्की वो कैसा था। सबसे पहले ना इमेजिन करो 1900 के आसपास ना का टाइम है। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूरोप में बैठकर ट्राइबल सोसाइटी पर बुक लिख रहे थे। प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने कभी उन सोसाइटी को देखा ही नहीं था। ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजी रिसर्चर लिखते थे ऑफिस में बैठ के और ट्रैवलर्स की स्टोरी पढ़ के सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। इसको कहा गया आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी, यानी कुर्सी पर बैठकर सोसाइटी समझना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, कहूं कि मैं मान के चलो दिल्ली के बाहर में, मतलब मैं दिल्ली के बारे में एक्सपर्ट हूँ, और फिर पता चले कि मैं कभी दिल्ली गई ही नहीं हूँ, ट्रस्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं, है ना। मालिनोवस्की ने भी यही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। मालिनोवस्की के रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो मालिनोवस्की ने कहा कि डोंट जस्ट स्टडी पीपल, लिव विद देम। ये उस समय की एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया थे। उन्होंने ना एंथ्रोपोलॉजिकल लाइब्रेरी से निकल के फील्ड में ले गए। उन्होंने बोला, उनका एक कोट था कि गेट ऑफ द वरंदा, मीन्स यानी घर के वरंदा से में बैठकर अगर लोग ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ नहीं होगा। उनके बीच जाओ, उनके साथ रहो, उनकी लैंग्वेज सीखो, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस करो। अब आते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मालिनोवस्की के सबसे फेमस मेथड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नाम से ही समझ गए है ना, पार्टिसिपेंट करके ऑब्जर्व करना, मतलब यानी कि पार्टिसिपेट भी करो और ऑब्जर्व भी करो। एग्जाम्पल, सपोज आप विलेज लाइफ पर रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, पुराने रिसर्चर क्या करेंगे, गांव में 2 दिन रुकेंगे, कुछ इंटरव्यू करेंगे और चले जाएंगे। मालिनोवस्की क्या करते कि महीनों तक वहां रहते, उनकी डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते, उनके फेस्टिवल में अटेंड करते और वर्क ऑब्जर्व करते, रिलेशनशिप को समझते और नोट्स बनाते। एग्जाम्पल, मानो कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को समझना चाहते हो तो बाहर खड़े होकर देखने से बेटर है कि आप उसके अंदर जाओ, उनके स्टूडेंट से मिलो, उनके साथ बैठो, क्लास करो, फिर समझो, है ना। मालिनोवस्की भी यही कहते थे। व्हाट डिड ही एक्चुअली डू? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं, लिसन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और नोट्स बनाते हैं, डेली लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं। मालिनोवस्की कहते थे कि सिर्फ लोग क्या बोलते हैं वो मत देखो, लोग एक्चुअली में क्या करते हैं वो भी देखो। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि हम सब इक्वल हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ लोग पावरफुल हैं और कुछ पावरलेस, तो रिसर्चर क्या रियलिटी ऑब्जर्व करना चाहिए ना, सिर्फ स्टेटमेंट से काम तो चलेगा नहीं। अब आता है एमिक पर्सपेक्टिव। ये क्या होता है? एमिक पर्सपेक्टिव सिंपल लैंग्वेज में सीइंग द वर्ल्ड थ्रू द आई ऑफ पीपल बीइंग स्टडीड। एग्जाम्पल, अगर आप किसी ट्राइबल रिचुअल्स को देखो, आउटसाइडर क्या कहेंगे, ये क्या स्ट्रेंज है यार। लेकिन अगर आप उसमें जाके रहोगे ना एक इनसाइडर की तरह, आप ना उसको समझोगे, तब लगेगा कि यार ये तो एक सेक्रेड चीज है, ये इनकी आइडेंटिटी है, ये इनका ट्रेडिशन है ना। मेलिनोवस्की कहते हैं कि रिसर्चर को ना पहले समझना चाहिए कि लोग खुद अपनी कल्चर को कैसे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लो, जैसे छठ पूजा को अगर कोई फॉरेनर टूरिस्ट देखे तो उसको सिर्फ रिचुअल दिखेगा, है ना। लेकिन अगर तुम यूपी बिहार वहां के लोगों से जाके मिलो तो उनके लिए वो है फेथ, उनकी फैमिली, कम्युनिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, सब कुछ है। ये है एमिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब आते हैं इनके एक रिसर्च, ट्रॉबरियन आइलैंड के ऊपर इन्होंने एक रिसर्च किया था। ठीक है, इनका लोकेशन है वेस्टर्न पैसिफिक, प्रेजेंट डे पापुआ न्यू गिनी के अंदर ये रीजन में आता है। 1915 से 18 के बीच में मालिनोवस्की वहां रहे और सिर्फ विजिट नहीं किया, एक्चुअली उनके बीच रहकर स्टडी की। क्या 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 किया वहां? लैंग्वेज सीखी, विलेज में रहे, रिचुअल्स ऑब्जर्व किया, फैमिली लाइफ को स्टडी किया, इकोनॉमी को स्टडी किया, रिलीजन को स्टडी किया, मैजिक को स्टडी की, और उन्होंने पूरी सोसाइटी को एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में समझा।
अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बार किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ना लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क किया था, 2 साल कम नहीं होते, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट किया, खुद से जाके ऑब्जर्व किया और लिखा, नेटिव लैंग्वेज सीखा वहां का, और डेली लाइफ डॉक्यूमेंट की। और इसलिए उनका वर्क जो है ना एंथ्रोपोलॉजी का एक लैंडमार्क कहा गया है, और वो बन भी गया लैंडमार्क। ठीक है, अब आता है फेमस कुला रिंग। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन आता है कि क्या लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए एक्सचेंज करते हैं? आज हम कहेंगे कि हाँ। मलिनोवस्की ने कहा जी नहीं, नॉट ऑलवेज। कुला सिस्टम क्या होता है कि ट्रोबेरियन आइलैंड पे क्या होता था कि दो ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज करते थे, एक सोलवा जिसको नेकलेस कहते हैं, और मवाली करके होता था आर्म सेल्स। ठीक है, ये दो चीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूस आइलैंडर के बीच ना सर्कुलेट करता था। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक्सचेंज पैसे कमाने के लिए नहीं थी। तो पर्पस क्या था? इसका पर्पस था फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, प्रेस्टीज, स्टेटस, कोऑपरेशन एंड सोशल रिलेशनशिप। अब एक एग्जांपल देते हैं कि सोचिए आप किसी फ्रेंड का बर्थडे, आप उसको गिफ्ट देते हो। क्या हर गिफ्ट प्रॉफिट के लिए होता है? नहीं, कभी कभी ना रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी होता है। एग्जैक्टली कुला रिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग का सिस्टम था। अब फंक्शन क्या था कुला रिंग का? तो ये ना एक सोशल बॉन्ड बॉन्ड क्रिएट करता था, मेंटेन पीस, बिल्ड ट्रस्ट, प्रेस्टीज देता था और इनकरेज करता था कोऑपरेशन। यहाँ ना फिर उनकी फंक्शनलिज्म की थ्योरी दिखाई देती है। हर इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन होता है। अब बात करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन थ्रू हिज मेथड। अब देखते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन। पहला कि ये मेड फील्ड वर्क साइंटिफिक। पहले गेस वर्क था, अब सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन आ गया इनकी वजह से। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंथ्रोपोलॉजी का ना गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड बन गया, आज भी यूज होता है और इनकी वजह से। लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देने लगे, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज सीखना बिना कल्चर, मतलब बिना लैंग्वेज सीखे कल्चर नहीं समझ सकते। एमिक पर्सपेक्टिव आया कि मतलब पीपल को ना उनकी नजरों से समझो, अपनी नजर से जज मत करो किसी को। एंड द लास्ट वन इज कि कल्चर एज अ लिविंग होल, मतलब कल्चर को पीस में नहीं देखो, इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में देखो। अब एक सवाल आता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मलिनोवस्की आज जिंदा होते और इंस्टाग्राम कल्चर को स्टडी करते तो क्या करते? बुक पढ़ते या खुद इंस्टाग्राम यूज करते? ऑब्वियसली वो पार्टिसिपेट करते। उन्हें रील्स देखनी पड़ती, कमेंट पढ़ने पड़ते, क्रिएटर और फॉलोअर्स को ऑब्जर्व करना पड़ता, और यही मलिनोवस्की का अप्रोच है। एक अब कंक्लूड करें तो मेलिनोवस्की ने हमें एक पावरफुल लेसन दिया। टू अंडरस्टैंड पीपल, डोंट स्टैंड आउटसाइड देयर वर्ल्ड, एंटर इनटू इट। और अगर सोसाइटी को समझना है तो ऑब्जर्व डीपली, लिसन केयरफुली, लर्न द लैंग्वेज, अंडरस्टैंड पीपल्स मीनिंग, सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आई। यही मेलिनोवस्की का मेथड था, यही मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी की फाउंडेशन बनी। सो थैंक यू एवरीवन। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर वर्क, कंट्रीब्यूशन, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन देखेंगे और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखेंगे ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो